हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने। और इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों, चल कुंडली धारा मापी। तो आइए देखते हैं बच्चों, चल कुंडली धारा मापी क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों चल कुंडल धारा मापी की बात करें तो चल कुंडल धारा मापी से मतलब है जिसमें कुंडली घूमती हो, कॉइल घूमती हो। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, निलंबित कुंडली धारा मापी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, ये होता है निलंबित कुंडल धारा मापी। और ये होता है दूसरा, एक होता है बच्चों कीलकित कुंडली धारा मापी, जिसका दूसरा नाम है वेस्टर्न धारा मापी बच्चों। ठीक है, अच्छा, धारा मापी का मतलब ये है कि वो धारा को मेजर करेगा बच्चों। ठीक है, धारा को मापेगा। तो हमने कहा कि जो है चल कुंडली धारा मापी हम पढ़ रहे हैं। और चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के, निलंबित और कीलकित, जिसे वेस्टर्न भी कहते हैं कीलकित को। अब हम बात करें तो ये जो दोनों प्रकार के धारा मापी हैं, दोनों चल कुंडल धारा मापी हैं, दोनों के सिद्धांत और क्रियाविधि बच्चों कैसे हैं, सेम है। सिद्धांत और क्रियाविधि बच्चों दोनों के सेम है, लेकिन रचना में थोड़ा सा अंतर है। रचना में बस थोड़ा सा अंतर है, और दोनों हम पढ़ने वाले बच्चों। और पेपर में दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाता है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आइए पढ़ते हैं पहला पार्ट इसका, निलंबित कुंडली धारा मापी। थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बच्चों इसको हम। निलंबित कुंडल धारा मापी की अगर बच्चों हम बात करें तो यह विद्युत धारा के संसूचन तथा मापन में प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है। यानी ये विद्युत, इससे क्या करते हैं बच्चों, विद्युत धारा का संसूचन करते हैं। यानी विद्युत धारा का संसूचन का मतलब है कि ये विद्युत धारा को डिटेक्ट करता है कि किसी परपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, उसका संसूचन करता है। और मापन करता है बच्चों, दो काम करता है, उसका ये बताता है कि धारा बह रही है या नहीं बह रही है, और दूसरा उसका मेजरमेंट करता है कि धारा कितनी बह रही है बच्चों। ठीक है, अच्छा, निलंबित कुंडल धारा मापी की, हम निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना की अगर बात करें बच्चों, तो संरचना में आप ये देख रहे हैं चित्र की सहायता से ही बच्चों पूरी संरचना को आराम से लिख सकते हैं। तो मैं चित्र की सहायता से थोड़ा आपको समझाता चला जा रहा हूं, आप कभी इसे रटेंगे नहीं, रटना नहीं है बच्चों। ठीक है, और देखेंगे आप इसे। इसमें एक आयताकार कुंडली प्रयुक्त होती है बच्चों, इसमें एक आयताकार कुंडली, ये जो आप देख रहे हैं ये आयताकार कुंडली है। तो इसमें एक आयताकार कुंडली प्रयुक्त होती है बच्चों। ठीक है, इसमें एक आयताकार कुंडली प्रयुक्त होती है जो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को पृथक कर लपेट कर बनाई जाती है। यानी कुंडली आयताकार है। अब आयताकार बनी कैसे, वो एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम लिया, उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेटा, तो आयताकारी कुंडली बनेगी। तो हमने कहा इसमें एक आयताकार कुंडली प्रयुक्त होती है जो एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम के ऊपर तांबे के तारों को पृथक्कृत लपेट कर बनाया जाता है। अब तांबे के तारों को पृथक्कृत कैसे, जैसे बच्चों ये, जैसे ये आपको एक कॉइल दिखाऊं मैं, ये हमारे पास एक मोटर की कॉइल है, कुंडली है। ठीक है बच्चों, इसमें ये देखो, ये वायर है, लेकिन ये, अब मैं कहूं कि वायर है, ये तार है बच्चों, इस पे पृथक्कृत लपटा हुआ है। अब पृथक्कृत कैसे, ये जो तार होता है बच्चों, शायद आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे से, ये काफी पतला वायर है, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है बच्चों, इंसुलेटेड होता है ये, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है। ठीक है, जिससे एक तार का करंट दूसरे में नहीं पहुंच पाता है। और जब हम कहीं कनेक्ट करते हैं तो बच्चों इसे पहले गर्म कर लेते हैं, ऊपर की लेयर को जला देते हैं, तब इसे कनेक्ट करते हैं। तो इसे इंसुलेशन हो रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लिपटा हुआ कैसे, पृथक्कृत लिपटा हुआ है। ठीक है, तो हम बच्चों बात करें आगे। तो हमने कहा इसमें एक आयताकार कुंडली प्रयुक्त होती है जो एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम पर तांबे के तारों को पृथक्कृत लपेट करके बनाई जाती है। यहां तक हमने बात कर ली, यहां तक बात हुई। कुंडली का ऊपरी सिरा फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से संबंधित रहता है। यानी ये जो कुंडली है, इसका ये ऊपरी वाला सिरा है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से संबंधित रहता है। बच्चों फॉस्फर ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु होती है और जो बहुत ही कठोर, अपनी कठोरता के लिए जानी जाती है। ये तांबे, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बात कर रहा हूं बच्चों, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बात कर रहा हूं, ये तांबे, टिन और फॉस्फोरस से मिलकर के बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा था इसको। फॉस्फर ब्रॉन्ज किससे बनती है बच्चों, तांबे से और टिन से और फॉस्फोरस को मिक्स करके से बनाया जाता है। ठीक है, ये होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज।
इसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये काफी मजबूत होती है। फॉस्फर ब्रॉन्ज का उपयोग जैसे बॉल बियरिंग होती है, जिसे बेरिंग कहते हैं हम लोग, बॉल बियरिंग, उससे बनाने के लिए, क्योंकि उस कठोर मजबूत चाहिए उसके लिए, तो बॉल बियरिंग बनाने के लिए और बच्चों स्प्रिंग बनाने के लिए, मजबूत स्प्रिंग बनाने हो तो इसी फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुंडली का ऊपरी सिरा फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से संबंधित रहता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती इसलिए ली जाती है क्योंकि ये काफी कठोर माना जाता है। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को बच्चों? इसमें कोई परेशानी है तो बताएं। अब देखो इसकी बात करें आगे, जिसका संबंध मरोड़ टोपी से होता है। अब फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती ये है और फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से ये ऊपरी सिरा हो गया, और इसका संबंध कैसे हो रहा है? मरोड़ टोपी से। और आगे से क्या है? मरोड़ टोपी को कैसे जोड़ देते हैं? एक टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसे टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, एक तक यहां से आप डायग्राम के हिसाब से लिख देंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध एक ढीले स्प्रिंग से कर दिया जाता है। कुंडली का जो दूसरा सिरा है इसका संबंध एक ढीले स्प्रिंग से कर देते हैं, लूज स्प्रिंग से इसे कर देते हैं। ठीक है बेटा, जो टर्मिनल T2 से संबंधित रहती है, यानी जो ढीला स्प्रिंग है जो टर्मिनल T2 से क्या होता है? ये संबंधित इससे रहता है। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? इसका संबंध क्या है? टर्मिनल T2 से रहता है। अच्छा ठीक है, यह कुंडली दो नाल चुंबकों, अब हमने कहा, अब ये यहां तक हो गया, ऊपर वाले का संबंध हो गया, नीचे वाले इसका संबंध हो गया, टर्मिनल से भी हो गया। अब हम कुंडली की बात करें तो कुंडली बच्चों, ये जो कुंडली है दो नाल चुंबकों, नाल चुंबक मतलब अवतलाकृति के चुंबक, जैसे मतलब ये है हमारे पास, जैसे इस शेप में ये अवतलाकृति का चुंबक है, यानी इधर से दबा हुआ, तो ऐसे ये अवतलाकृति का चुंबक, एक इधर से एक इधर से, यानी ये दो नाल चुंबकों यानी अवतलाकृति के चुंबकों के मध्य लटकी होती है बच्चों। ठीक है, हमने कहा कि यह कुंडली दो नाल चुंबकों यानी अवतलाकृति के चुंबकों के मध्य बच्चों लटकी रहती है। ठीक है, कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की रॉड रख दी जाती है। अब ये कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की रॉड रख देते हैं। ये नर्म लोहे की रॉड यानी इस शेप का कोई बेलनाकार की कोई आकृति इस कुंडली के बीच में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? जिससे इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा बच्चों, इस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाए। ठीक है, तो नरम लोहे की रॉड रख देते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र और अधिक प्रबल हो जाता है, क्योंकि भाई लोहे की है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे भी लगेगा, तो पूरी कुंडली भी उस बल का अनुभव करेगी, क्योंकि रखा तो कुंडली के अंदर ही है ना। ठीक है, थोड़ी सी बातें और बच्चों। अब हमने कहा, अब निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण लगा रहता है, छोटा समतल दर्पण बच्चों। अब ये जो निलंबन पत्ती है, इस पत्ती का निचला जो सिरा है, इस पर क्या लगा देते हैं? निचले हिस्से पर क्या लगा रहता है बच्चों? एक समतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, यहां लिख देना आप समतल दर्पण, एक छोटा समतल दर्पण लगा रहता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। ये जो दर्पण है इस पत्ती के साथ ही क्या करता है बच्चों? ऐसे घूमता है, पत्ती के साथ घूमता है। धारामापी में आए विक्षेप को लैंप स्केल की व्यवस्था के द्वारा पढ़ा जा सकता है। अब जो धारामापी बच्चों जो विक्षेप आ रहा है, विक्षेप का मतलब है कि उस घूमना इसे, ठीक है, तो जो विक्षेप आ रहा है यानी धारामापी में जो विक्षेप आ रहा है उसे हम एक लैंप स्केल व्यवस्था होती है बच्चों, लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा पढ़ सकते हैं। लैंप स्केल व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। तो बच्चों एक लैंप इसमें लगा होता है, लैंप यानी बल्ब, और लैंप स्केल ये क्या चीज है? जैसे लैंप यानी जो बल्ब है उसका प्रकाश गिरता है दर्पण पर, और दर्पण ऐसे घूमता है, तो दर्पण जब बच्चों जब घूमता है तो गिरने वाला प्रकाश परावर्तित होकर के कहां पे? स्केल पर आकर के पहुंचता है। उसकी सहायता से हम सटीक धारा का मान यानी कि मिली एम्पियर में भी धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। वो लैंप द्वारा प्रकाश उस पर किस पे गिरेगा? दर्पण पर। दर्पण पर गिरेगा तो दर्पण भी उसको क्या कर देगा? दर्पण पर प्रकाश गिरेगा तो ऐसे परावर्तित कर देगा, मोड़ देगा, और जहां गिरेगा, ठीक है, वहां पे क्या है? उस स्केल पे गिरेगा और स्केल पे धारा का मान पढ़ लिया जाता है। ये विशेष प्रकार की व्यवस्था बच्चों इसमें यूज की जाती थी। अब बच्चों थोड़ा सा ये हो गया इसकी रचना। अब बच्चों हम इसकी बात करें तो सिद्धांत एवं क्रिया की बात करते हैं, क्रियाविधि की। सिद्धांत और क्रियाविधि क्या है, इसका किस सिद्धांत पे काम करता है, क्रियाविधि क्या है, वर्किंग क्या है, इसे समझते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। जब धारामापी की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब भाई धारामापी में तो धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो धारा नापेंगे, तो हमने कहा जब धारामापी की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बल आघूर्ण बच्चों
जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे और वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है तो इसमें बलागुण काम करेगा, क्योंकि एक बुझाई। इससे पिछले वाला डेरिवेशन आप चेक करना, इसी चैप्टर का चैप्टर 8 का पहला डेरिवेशन इसी के लिए कराया गया था कि ये कुंडली पर एक बलयुग्मागुण कार्य करने लग जाता है, कुंडली घूमने लगती है। तो हमने कहा जब धारा मापी की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बलागुण बच्चों टाउ बराबर NIAB sin थीटा बच्चों होता है। इससे पिछला वीडियो चेक करें आप, ठीक है, ठीक है, बड़े ध्यान से पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, इससे फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखें, तब ये समझ में आएगा आपको बच्चों। तो कुंडली पर जो बलागुण लगता है, क्योंकि कुंडली में N फेरे हैं तो NI धारा है, A इसका क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा जिस कोण पर वो घूम रही है। तो कुंडली पर विक्षेपक बलागुण टाउ बराबर NIAB sin थीटा, ठीक है, विक्षेपक बलागुण हो गया ये। अब बच्चों धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र को, बच्चों एक बात ध्यान से समझो, अब जो धारा मापी है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको क्रोड और चुंबकीय ध्रुवों NS की सहायता से, किसकी सहायता से, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को किसकी सहायता से, क्रोड और चुंबकीय ध्रुवों N और S की सहायता से बच्चों त्रिज्य बना करके रखा जाता है, यानी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब भाई, यानी कि क्रोड की सहायता से बच्चों, किसकी सहायता से, क्रोड की सहायता से, ये जो क्रोड है इसकी सहायता से, क्रोड की सहायता से और किसकी सहायता से बच्चों, ये जो चुंबकीय जो खंड है इसकी सहायता से, ठीक है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बना करके रखा जाता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र से मतलब है कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिस पर अधिकतम बलागुण काम करे, जिसमें, अब देखो कैसे बच्चों, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये है ध्रुवखंड एक चुंबक का, अब यहां पर ये कुंडली है बच्चों एक ये, ठीक है, अब ये अवतलाक, जैसे मान लो अवतलाकृति का खंड है ये चुंबक का और ये हमारी कुंडली है। अब ये जैसे ये घूमेगी बच्चों तो इसके साथ इसके साथ यानी कि इसका जो एरिया है इसके साथ एंगल, मतलब यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही होंगी सीधी, तो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब थोड़ा ये घूम जाएगी तो बच्चों ये वाला, ये ऊपर वाला एरिया है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही होंगी तो यहाँ पे आके गिरेगी, तो लंबवत रहेगा। थोड़ा सा समझने की और कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय ध्रुव है, अब कोई इस शेप में, ये मान लो ये क्या है, ये क्रोड मान के चलो बच्चों, अब ये क्रोड जब घूमेगी इस पे तो बेटा यहां से चुंबकीय क्षेत्र इस पे लगेगा, इस वाले एरिया पे लंबवत गिरेगा। अब यहां से बात करें तो यहां से भी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत आ रही होंगी, तो जब ये घूमेगा तो यहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रहेगा, नीचे की तरफ आएगा तो यहां से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस पे गिरेगी तो लंबवत गिरेगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की, हमने कहा धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र को क्रोड और चुंबकीय ध्रुवों N और S की सहायता से त्रिज्य बनाया जाता है, यानी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, जिसके कारण कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव लंबवत रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा कैसा रहेगा, लंबवत रहेगा बच्चों, ये 90 डिग्री, क्योंकि यहां से ये जैसे ही घूमेगा तो क्रोड पर हमेशा 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा, तो क्रोड है इसीलिए रखी गई है यहां पर, तो अधिकतम इस पे चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इस स्थिति में बच्चों बलागुण, इस स्थिति में बलागुण जो होगा बच्चों क्या होगा, चलो आइए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, आप समझिए आगे। इस स्थिति में, इस स्थिति में बलागुण, इस स्थिति में यानी लंबवत रहता है ना, सदैव लंबवत रहे, तब थीटा क्या होगा बच्चों, तब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, है ना, है ना, तब बलागुण या कहें विक्षेपक बलागुण जो था ये टाउ, यहां चाहो तो टाउ विक्षेपक लिख दो, बराबर क्या होगा NIAB और sin 90 बच्चों, और sin 90 का मान होता है 1, आप सब जानते हो। तो जो टाउ विक्षेपक है, विक्षेपक बलागुण बराबर हो जाएगा NIAB, ठीक है, टाउ बराबर NIAB, इस पे काम करने लग जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट बना दो। अब बच्चों ये विक्षेपक बलागुण इस पे लगेगा
यानी कुंडली ऐसे घूमेगी। तो बच्चों कुंडली जब ऐसे घूमेगी तो नीचे लगा है स्प्रिंग, ये अब स्प्रिंग में ऐंठन आएगी, तो इस स्थिति में स्प्रिंग पर एक ऐंठन बलागुड़ कार्य करने लग जाता है। तो यहां लिख देते हैं इस स्थिति में यहां कहेंगे इस स्थिति में स्प्रिंग पर एक ऐंठन बलागुड़ जिसे प्रत्यानयन बलागुड़ कहते हैं, ऐंठन बलागुड़, यानी मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं प्रत्यानयन बलागुड़, स्प्रिंग पर एक ऐंठन बलागुड़ यानी प्रत्यानयन बलागुड़ कार्य करने लगता है, जो कुंडली में आए विक्षेप के कुंडली में विक्षेप मतलब कुंडली घूमना, कुंडली में आए विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है ये समझो। हमने कहा बच्चों इस स्थिति में स्प्रिंग पर एक ऐंठन बलागुड़ कार्य करता है, ऐंठन बलागुड़ टाउ की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये कुंडली घूम रही है विक्षेपक बलागुड़ के कारण, तो स्प्रिंग पे ऐंठन आएगी, जिसके कारण स्प्रिंग इधर की तरफ इसे घुमाने की कोशिश करेगा, जिसे हम कहेंगे ऐंठन बलागुड़ या प्रत्यानयन बलागुड़। ठीक है। अच्छा, जो प्रत्यानयन बलागुड़ ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा विक्षेप आएगा, और कम कब होगा, जब कम हो, क्योंकि कम विक्षेप आएगा तो ऐंठन कम होगी स्प्रिंग में, ज्यादा विक्षेप आएगा तो ऐंठन ज्यादा होगी। तो हमने कहा जो कुंडली में आए विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, तब मैं कह सकता हूं तब बच्चों टाउ प्रत्यानयन, इसको प्रत्यानयन बोलेंगे ऐंठन बलागुड़ को, प्रत्यानयन प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई क्या है, विक्षेप। अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बच्चों बराबर और कांस्टेंट आता है, तो यहां पे टाउ प्रत्यानयन बराबर सी फाई। सी एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक कहते हैं। यहां सी क्या है बच्चों, सी एक नियतांक है, जिसे स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का क्या कहते हैं बच्चों, ऐंठन नियतांक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो विक्षेप तो आ गया कुंडली में, जैसे सुई धारा भाई कुंडली में ऐसे विक्षेप आया, कुंडली घूम के ऐसे रुक गई यहां पे, क्यों, क्योंकि भाई ऐसे घूम गई तो है नहीं, एक जगह रुक जाएगी ना भाई, विक्षेप तभी तो पड़ा जाएगा, ऐसे घूमता है तो ऐसे रुकेगी। अब रुक गई तो बच्चों ये विक्षेपक बलागुड़ और नीचे लगा स्प्रिंग में ऐंठन बलागुड़, और रुकेगी तो जितना ऐंठन बलागुड़ होगा उतना ही विक्षेपक बलागुड़ होगा, तो दोनों बराबर होंगे तभी तो रुकी रहेगी। अब एक भी ज्यादा हो गया तो कुंडली रुकेगी नहीं, तो यानी जब कुंडली रुक गई है तो संतुलन की अवस्था हो गई। तो संतुलन की अवस्था में जो विक्षेपक बलागुड़ होगा वो प्रत्यानयन बलागुड़ के बराबर होगा। तो यहां लिख देते हैं तब संतुलन की अवस्था में तो बच्चों हम कह सकते हैं टाउ विक्षेपक बराबर टाउ प्रत्यानयन टाउ प्रत्यानयन। तो बेटा मैं इसको ऐसे कुछ इस तरीके से कर सकता हूं इसे आगे कि दोनों के मान रख दो, इसको समीकरण सेकंड बना दो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मान रख दो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मान रखने पर, और मान रख दो बच्चों इनके, तो टाउ विक्षेपक का क्या है, NIAB बराबर टाउ प्रत्यानयन का क्या है, C फाई,
C5, ठीक है। अगर मैं I निकालूं यहां से तो I बराबर C5 अपॉन NAB, इसका लग जाएगा भाग बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम ये कहें बच्चों कुंडली के लिए, अगर मैं ये कहूं कुंडली के लिए बच्चों, ये स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक है, सॉरी हाँ स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक है, N कुंडली में फेरे हैं, ये तो बदलेंगे नहीं भाई, जितने फेरे उतने रहेंगे, धारा आ जाए तो क्या कम फेरे हो जाएंगे। C ऐंठन नियतांक स्प्रिंग का वो वही रहेगा। A एरिया है कुंडली का, जो जितनी बड़ी कुंडली उतनी बड़ी रहेगी, धारा बहने से छोटी बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र जो लगा हुआ है वो, तो ये चारों चीजें कांस्टेंट रहने वाली हैं बच्चों, है ना। तो ये स्प्रिंग नियतांक है, ये इतना, ये जो है ये कहें उपकरण का नियतांक हो जाएगा ये वाला C अपॉन NAB। तो यहां पे हम कह सकते हैं यहां C अपॉन NAB उपकरण का नियतांक है, उपकरण का क्या है नियतांक है बच्चों, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कहने का मतलब ये वैल्यू फिक्स है, तो ये बदलेगी नहीं। तो बेटा जब हम कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो बराबर और कांस्टेंट आता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बराबर और कांस्टेंट ये वाली वैल्यू हटा दो जो मैंने कांस्टेंट अभी बनाई है, बनाई क्या है भाई, तो I, और ये बराबर और कांस्टेंट हटा दें तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये 5। तो हम ये कह सकते हैं इससे कि किसी कुंडली में जितनी ज्यादा धारा बहेगी या धारा मापी में जितनी धारा बहेगी उतना ही अधिक विक्षेप आएगा, यानी कि कुंडली में आया विक्षेप धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली में आया विक्षेप धारा के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, जितनी धारा आएगी उतना ही ज्यादा विक्षेप आएगा, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो इसका जो दूसरा पार्ट है चल कुंडल धारामापी का, वो था कीलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी। आइए इसे और देख लीजिए, इसकी संरचना थोड़ा सा डिफरेंट है, संरचना में इसकी संरचना में और उसकी संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसकी संरचना थोड़ी डिफरेंट है उससे, और क्रिया विधि और सिद्धांत सेम है। तो यहां थोड़ा देख लो इसके बारे में बच्चों। ये भी क्या है, यह भी बच्चों एक चल कुंडल धारामापी होता है, ये भी क्या है एक चल कुंडल धारामापी है, ठीक है। अच्छा, किंतु निलंबित कुंडल धारामापी के से कम सुग्राही होता है। सुग्राही क्या है, मतलब जैसे अगर वो 0.6 मिली एम्पियर की धारा को मेजर कर लेता है तो ये इतनी छोटी धारा को मेजर नहीं कर पाता है, मान लो, मतलब ये बता रहा हूं, डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये 5 मिली एम्पियर तक नाप पाता है और वो मान लो 6 तक नाप पा रहा है, तो उसकी सुग्राह्यता ज्यादा मानी जाएगी। इस प्रकार से सुग्राह्यता समझते हैं। तो हमने कहा ये वाला भी धारा मापी जो निलंबित कुंडल धारा मापी से, यानी चल जो वेस्टर्न धारा मापी है वो निलंबित कुंडल धारा मापी से थोड़ा सा कम सुग्राही है, किंतु सुविधाजनक ज्यादा है, यानी ये इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें लैंप स्केल व्यवस्था से मेजर करते हैं उसमें, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है। यहाँ पे सीधा संकेतक लगा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, ये सुविधाजनक है। इसमें एल्यूमिनियम के फ्रेम पर पतले तारों को पृथक कर लपेट कर बनाई गई कुंडली प्रयुक्त होती है। इसमें एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली बनाते हैं और वो कुंडली इसमें लगी रहती है। ये कुंडली दो अवतलाकृति के चुंबकीय ध्रुव खंडों N व S के मध्य दो चूलों की सहायता से लटकी रहती है। चूल का मतलब कुछ इस प्रकार का एरिया जहां पर ऐसे ही और नीचे से ऐसे, तो ये कुंडली इन दोनों की यहाँ पे फंसी रहती है, चूलों की सहायता से कहां पे लटकी रहती है, तो अवतलाकृति के, अवतलाकृति में अभी आपको पढ़ा चुका हूं कैसे चुंबक होते हैं, यानी बीच में दबे हुए इधर और उभरे हुए ऊपर की तरफ। तो ये दो अवतलाकृति के चुंबकीय ध्रुव खंडों N व S के मध्य चूलों की सहायता से लटकी रहती है बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, कुंडली के दोनों सिरों का संबंध, दोनों सिरों पर स्प्रिंग लगे रहते हैं, ऊपर भी और नीचे भी स्प्रिंग लगे रहते हैं, जो कुंडली को घूमने पर ऐंठन लागू उत्पन्न करते हैं। यानी कुंडली जब घूमेगी तो भाई स्प्रिंग, जब ये कुंडली ऐसे घूमी तो ये स्प्रिंग
में ऐंठन आई, तो ये जो स्प्रिंग इसलिए लगे रहते हैं कि जिससे कुंडली में क्या आ जाए, मतलब कुंडली ऐसे घूमे तो इसमें ऐंठन बलागुड़ उत्पन्न हो, जिससे वापस उसी स्थान पर आ जाए। ऐंठन बलागुड़ उत्पन्न करते हैं। कुंडली को दो संबंधक पेचों से जोड़ दिया जाता है, यानी दो संबंधक पेचों से इसे जोड़ देते हैं। इसमें बच्चों विक्षेप को पढ़ने के लिए लैंप स्केल व्यवस्था नहीं है। इसमें विक्षेप को पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एल्यूमिनियम का एक संकेतक लगा रहता है। संकेतक का मतलब होता है सुई लगी रहती है, जैसे कि घड़ी की सुई होती है वैसे ये सुई लगी रहती है या संकेतक लगा रहता है, जो वृत्तीय पैमाने पर घूमता है। वृत्तीय पैमाना ये कुछ इस प्रकार का होता है, इसे कहते हैं वृत्तीय पैमाना। ठीक है, जिसकी सहायता से, यानी इसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं बच्चों, धारा का मान पढ़ लेते हैं। अब ये सीधा सीधा धारा का मान बताता है, 0, 10, 20, 30 जो भी हो। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके चल कुंडल धारा मापी, जो कि आपने खूब डिटेल में दोनों को पढ़ा। ठीक है, अगर आपने ये ढंग से तैयार कर लिया तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन जो वेस्टर्न धारा मापी है बच्चों, जो मैंने आपको बताया, ये वेस्टर्न धारा मापी बिल्कुल थोड़ी सी संरचना डिफरेंट, संरचना थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है उससे, बस बाकी का जो सिद्धांत और क्रियाविधि, अगर वेस्टर्न धारा मापी आता है तो सिद्धांत और क्रियाविधि सेम इसकी आप कर देना। ठीक है, सेम रहेगा, और इसकी संरचना थोड़ी अलग है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।